नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम दैनिक क्विज के डेली क्विज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर में चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू करने के पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और हमारे सिविल सेवा परीक्षा विशेषज्ञ आपसे संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आइए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डेली क्विज के जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आते हैं उनको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसे महत्वपूर्ण स्रोतों से निकाला जाता है ताकि सिविल सेवा परीक्षा 2024 में जो प्रारंभिक परीक्षा का चरण है वहां पर हम आपकी एक बेहतर मदद कर सकें। आप यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पहले प्रश्न के अंदर में 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए BRIC शब्द का प्रयोग किया था। 2024 में अर्जेंटीना ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फोरम की अध्यक्षता BRICS संक्षिप्त नाम के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष बदलती है। ब्रिक्स न्यूज में क्यों है, यह प्रश्न क्यों बनाया गया है, आप यहाँ पर देखें। दरअसल ब्रिक्स समूह के अंदर में 5 और देश शामिल हुए हैं। 2023 में हम लोग देखते हैं कि कई सारे सदस्यों को इनविटेशन दिया गया था कि वो ब्रिक्स के अंदर में शामिल हो सकते हैं और इनमें से हम देखते हैं कि अर्जेंटीना ने इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया, लेकिन हमने इस बात को देखा यहाँ पर कि ईरान ने, यूएई ने, इथियोपिया ने, सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। और ऐसा होने के बाद में ब्रिक्स समूह, जिसके बारे में हम देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग 2001 में गोल्डमैन सैश के प्रमुख अर्थशास्त्री रहे जिम ओ'नील के द्वारा उस दौर में किया गया था। बाद में हम देखते हैं कि 2009 में येक्टेरिनबर्ग रूस में इसकी एक बैठक का आयोजन होता है, इसके निर्माण की घोषणा होती है और बाद में दक्षिण अफ्रीका जब 2010 में उसे इनवाइट किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो BRIC था साउथ अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स बन गया। अब जब ये अन्य देश भी इसके अंदर में शामिल होंगे तो चाहे दुनिया भर में जीडीपी हो, पॉपुलेशन हो, ऑयल प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट्स हो, इन सब में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो इस समूह के जो देश हैं, इनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी और दुनिया के अंदर में इस समूह की जो बातें हैं उनको भी अधिक गंभीरता से लिया जाएगा, इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। मेंबरशिप की अगर हम अभी बात करें तो ये इन देशों के मध्य में इनके जो देशों के जो इनिशियल्स हैं इसके आधार पर ईयरली रोटेट होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इन कथनों को तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया है तो ये गलत हो जाता है और यहाँ पर आप देखें जो तीसरा है फोरम की अध्यक्षता BRIC संक्षिप्त नाम के अनुसार ही आगे बढ़ती रोटेट होती है, तीसरा सही है। यहाँ पर हमसे सही पूछा गया है, केवल 2 इसका सही जवाब। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के पास 2008 से आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्वे के द्वीप समूह स्वालबार्ड के नाई-अलेसुंड में हिमाद्री नामक एक स्थायी अनुसंधान केंद्र है। जर्मनी, इटली, नॉर्वे के बाद में भारत आर्कटिक क्षेत्र में साल भर वैज्ञानिक उपस्थिति रखने वाला दुनिया का चौथा देश है। अगला है, भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर का पद रखता है। हमें सही कथन यहाँ पर देखने हैं। इस समाचार का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बैक फ्रॉम आर्कटिक विंटर वॉयजेस। दरअसल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भारत जो है, भारत जर्मनी, इटली और नॉर्वे के बाद में पूरे साल भर इस क्षेत्र के अंदर में, आर्कटिक क्षेत्र के अंदर में जो हमारी लैब है हिमाद्री जो हमारा स्टेशन है यहाँ पर,
इसको जारी रखने वाला चौथा देश बन गया है। इसको हमने इसी साल इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। और जो आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल के अंदर में एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हम यहाँ पर रखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीनों कथन यहाँ पर हैं वो सही है। ऐसे में जवाब होता है सी। आपके लिए प्रश्न यहाँ पर और है कि आप ये बताएंगे कि ओटावा घोषणा, ठीक है, ओटावा घोषणा का संबंध किसके साथ में है। खास तौर पर यहाँ पर जो आर्कटिक काउंसिल है उसके परिप्रेक्ष्य में ओटावा काउंसिल का क्या महत्व है। कमेंट सेक्शन में जवाब आप भेज सकते हैं ओटावा डिक्लेरेशन के संबंध में जानकारी देते हुए, ठीक है। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था। 16वां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन पहल से संबंधित मौजूदा वित्त पोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2024-25 तक वैध है। वित्त आयोग की बात करते हुए सबसे पहले आप संविधान के अनुच्छेद 280, 281 पर हमेशा आप ध्यान दिया करें। अनुच्छेद 280 को अगर हम देखते हैं तो वित्त आयोग के निर्माण के साथ में जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 281 को हम देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके साथ में संबंध है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो गैर बाध्यकारी होती है। जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो नॉन बाइंडिंग होती हैं, सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। सरकार चाहे तो मान सकती है, चाहे तो किसी और बदलाव के साथ में उनको मान सकती है। कुछ खास बिंदु है जो कि आपको हमेशा पता होने चाहिए। इसके अलावा हर फाइनेंस कमीशन के साथ में हम देखते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, TOR कहते हैं, या इसको हम लोग ऐसे कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, या इसको हम कहते हैं संदर्भ की शर्तें। यहां ध्यान दीजिएगा, संदर्भ की शर्तें। अब यहां पर जो कथन आपके सामने रखे गए हैं इसमें 15वां वित्त आयोग भी है, 16वां भी है। 15वें वित्त आयोग में कुछ खास बातें थी। दरअसल जब 15वें वित्त आयोग का निर्माण किया गया 2017 में हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के लिए इसको जो है बनाया गया था। लेकिन 2019 में कुछ बदलाव हो गए, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में कुछ बदलाव किए गए और इसकी वजह से यहां पर कहा गया कि आप 2 रिपोर्ट्स को सबमिट करोगे। जो पहली रिपोर्ट होगी, फर्स्ट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और एक फाइनल रिपोर्ट आएगी, ठीक है, जो कि आएगी 2021-22 से लेकर के 2025-26 के लिए। बदलाव हुआ था इसमें। तो टेक्निकली जो 15वां फाइनेंस, जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 2025-26 तक वो एंड करेगा यहाँ पर। और जो 16वां वित्त आयोग है इसको हम जब लोग देखते हैं तो 16वां जो वित्त आयोग है वो शुरुआत कब से करेगा, 16th फाइनेंस कमीशन की जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशंस आएंगी वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अरविंद पनगड़िया जो कि वाइस चेयरमैन रहे हैं नीति आयोग के, ना कि सीईओ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाइस चेयरमैन, ना कि सीईओ। कथन में अगर आप देखो तो वहां लिखा हुआ है सीईओ, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, तो वित्त के बंटवारे की जो शर्तें हैं वो तो यहाँ पर है ही, लेकिन एक चीज यहाँ पर और जोड़ी गई है। वो क्या है कि द कमीशन में रिव्यू कर सकता है, समीक्षा कर सकता है ऑन फंडिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को ध्यान में रखते हुए। और ये जो 16वां फाइनेंस कमीशन जो है, जो 16वां वित्त आयोग है, ठीक है, 16वां वित्त आयोग इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इसको जो है अक्टूबर 31, यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर 31, 2025 तक सबमिट करना है। 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू होना है। आप यहाँ पर देखें कि अरविंद सर इसके जो है चेयरमैन है इस 16th फाइनेंस कमीशन के। आप यहाँ पर देखें बाकी अन्य मेंबर भी यहाँ पर हैं।
राइट। और श्री अजय नारायण झा ये 15वें फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर थे और 16वें के मेंबर भी हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को देखें तो काफी टेक्निकलिटीज थी इसके अंदर में, ठीक। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आपके लिए हमेशा काम के रहते हैं, इनको बहुत ध्यान से करिएगा। तो 16वें फाइनेंस कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं आपके रेफरेंस के लिए, आपके संदर्भ के लिए इनको यहाँ पे ऐड किया गया है, हमेशा काम के रहते हैं, ध्यान रखना इसको। और अब यहाँ पर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सीईओ नहीं रहे हैं बल्कि उपाध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, बल्कि क्या रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं। और अध्यक्ष के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री महोदय हैं वो कार्य करते हैं। पहला वाला कथन गलत हो जाता है। 16वां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन की बात करता है, बिल्कुल समीक्षा कर सकता है में, राइट। 15वें वित्त आयोग अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, आप फिर से देखिए एक बारी। तो इसके जो रिकमेंडेशन है 2025-26 तक, 2025-26, 2026 में कब तक गेस करिए। 16वें फाइनेंस कमीशन की शर्तें जो सिफारिशें हैं उनके लागू होने की डेट है 1 अप्रैल। तो 31 मार्च 31 मार्च तक हम देखते हैं कि 15वें फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर जो कार्य है चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीसरा वाला भी क्या है, गलत है, हमसे सही पूछा गया है तो केवल एक, दूसरा वाला यहाँ पर सही था। आगे आप देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है केंद्रीय बजट आया है आज, प्रश्न तो आना ही था। बजट के संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो कि आम नागरिक के लिए बड़े काम की होती हैं, और उसमें से एक यहाँ पर शब्द होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा अनिवार्य रूप से उधार लेने की वह राशि है जो सरकार को तब लेनी पड़ती है जब वह अपनी आय से अपने सभी खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है। देखिए, अगर किसी सरकार का जो बजटीय घाटा है अगर वो बढ़ रहा है तो ये किसी भी देश के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती है। ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया था कि 2003 के अंदर में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को लाया था, और इसके माध्यम से भारत सरकार ने जो राजकोषीय घाटा है इसके बारे में कहा कि 3% ऑफ जीडीपी, कि जो भी हमारे जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी को ध्यान में रखते हुए हम 3% के ऊपर हमारा फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो नहीं होना चाहिए, हालांकि है ज्यादा। अब अलग अलग सरकारें आई, कभी 5%, कभी 6%, 3% तक ला नहीं पा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कोविड-19 महामारी आती है। अच्छा, इस अधिनियम के अंदर में इस बात का प्रावधान किया गया था कि सरकार जो ये जो यहाँ पर लिमिट है 3% की, इसमें बदलाव कर सकती है। अगर युद्ध के जैसे हालात बन जाए, युद्ध हो जाए, कहीं पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, ऐसे विषयों को ध्यान में रखते हुए, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार ने इसमें बाद में बदलाव किया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस 3% की लिमिट को हम लोग देखते हैं कि इसको 3.5% किया गया, राइट। लेकिन यहां पर बात हो रही है ओरिजिनल की, तो ओरिजिनल कितना था, 3% ही था। तो ऐसे में हम लोग यहां पर देखते हैं कि 3.5% तो रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि ओरिजिनली 3% ही था। दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट अनुमान है, राइट, और इसके अलावा जो संशोधित अनुमान, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, इनको हम जब कंपेयर करते हैं कि सरकार ने अनुमान कितना लगाया, कितना रेवेन्यू आएगा, फिर आया कितना उसके पास में, तो अनुमान कितना है और मिला कितना, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सरकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले जो उसने रेवेन्यू के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के अंदर में, राजस्व के संबंध में जो भी वादे किए थे उस पर आखिर प्रगति कितनी हुई है। जो कुछ बातें हैं जिस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, और आजकल तो हर न्यूज़पेपर में, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, सब जगह पर इसके संबंध में जानकारी हमें देखने को मिलती है। आप यहां पर इस बात को देख सकते हैं, कंपेयरिंग द REs and BEs for the same financial year provides a good idea of how far the government came through on the promise it made before,
राइट। ओके, तो अब यहां से हमें समझ में आता है कि पहला वाला कथन सही है, तीसरा वाला भी सही है। ऐसे में हम देखते हैं केवल 2 सही है, तो बी इसका सही जवाब है। आगे आप देखो, अगला प्रश्न है बीवाईक्यू से, 2013 में प्रश्न था, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में किस प्रदूषण के कारण होती है? जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो, पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगर इस बार आप देखें, और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, कि एक टर्म काफी चर्चा में आ रहा है, ड्राई विंटर्स। ड्राई विंटर्स की विंटर्स में, सर्दियों में जो बारिश की मात्रा है वो घटती जा रही है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके रीजंस क्या है पढ़िए। आप पढ़ते हैं, रीजंस आपको समझ में आते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। ये आपकी क्लासरूम की बातें हैं, राइट। इसके अलावा आज अगर आप देखें कि फैक्ट ऑफ द डे क्या है, तो फैक्ट ऑफ द डे का संबंध है पेटीएम के साथ में। पेटीएम जो कि एक समय पर इंडिया के अंदर में, हम जब बात करते हैं फिनटेक, हम लोग जब बात करते हैं फिनटेक की, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, फिनटेक स्टार्टअप्स की हम जब बात करते हैं, तो उसका पोस्टर बॉय रहा है पेटीएम। पेटीएम फुल फॉर्म क्या है? पे थ्रू मोबाइल, विजय शेखर शर्मा, राइट। तो हम यहाँ इसके फाउंडर रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी कंपनी है, हम इसका नाम देखते हैं 197, ध्यान रखना यहाँ पर 197 ये कंपनी है जो पेटीएम को चलाती है। अब इस कंपनी ने क्या किया था कि इसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च किया था, आरबीआई से अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन इसमें कुछ इरेगुलरिटीज देखी जा रही थी, और जो इरेगुलरिटीज है उसके लिए आरबीआई ने पहले फाइन भी लगाया था, और अभी आरबीआई ने क्या बोला कि मार्च 2024, राइट। आप यहां पर देख सकते हैं, आरबीआई ने यहां पर यह कहा है कि जो मार्च 2024 है, राइट, जो भी इसकी कोर सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको आप मार्च 2024 से आप इनको बंद करेंगे। बंद करने के लिए क्यों कहा है? देखो, लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, ध्यान रखना, लाइसेंस अभी कैंसिल नहीं हुआ है, सर्विसेज को बंद करने के लिए कहा गया है। अब कोर सर्विसेज कौन कौन सी है इनकी? जैसे जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसके अंदर में आप जो अकाउंट्स हैं उनमें डिपॉजिट्स लेना, जो वॉलेट वगैरह हैं वहां जो लोगों के जो रुपए हैं, तो ये सबको बंद किया है। इसको बोला है कि 29 अप्रैल 2024, राइट, क्योंकि लीप ईयर है साल, इसके बाद आप इन सर्विसेज को रोक देंगे। ऐसा क्यों किया? और जो कस्टमर्स एग्जिस्टिंग है उनके ऊपर में क्या असर होगा? तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है, जो भी उनके अकाउंट में रुपया है उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पर कहां पर आई है कि जो केवाईसी का डेटा है, राइट, केवाईसी के डेटा के संदर्भ में इरेगुलरिटीज पाई गई है। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, वो उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि एंटफिन ये कंपनी है जो कि अलीबाबा समूह जो कि चीन का है उसके साथ में कनेक्टेड है, और इसका 9.89 स्टेक हमें देखने को मिलता है 197 के अंदर में। अब 197 यहां इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर में हम लोग देखते हैं कि जो 49% स्टेक है, 49% जो स्टेक है वो 197 के पास में है, और जो 51% इसके अंदर में स्टेक है वो विजय शेखर शर्मा के पास खुद है। यहां पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि जब ऐसे बैंक्स आते हैं तो उन बैंक्स को हमेशा जो प्रमोटर्स हैं उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखनी चाहिए, अपने बिजनेस के अंदर में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, और ऐसे में कस्टमर्स के हितों का ध्यान रखते हुए आरबीआई ने इस कदम को उठाया है, राइट। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए यहां पर। ओके, तो आज का जो ये सत्र है, जो क्लास है आज की देखियो की, उसमें इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिंक्स, नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।